जल मगन ग्रामीण परेशान, ग्रामीण प्रशासन से सड़क व्यवस्था सुधारने की कर रहे मांग। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम धामी रुद्रप्रयाग में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम को खराब मौसम के चलते वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। कैबिनेट से इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कोई भी केदारनाथ धाम या किसी अन्य धाम के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा। कर पाएगा और हमने इसके लिए तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि अब कोई भी जो है केदारनाथ धाम का नाम या हमारे धामों का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। और अभी जो पिछले दिनों जो वहां जो मंदिर बन रहा था उनको मंदिर बनाने वालों को भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि वहां पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का। खटीमा में बीजेपी नेताओं ने विगत महीने आई बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर और वंचित पात्र आपदा प्रभावित परिवारों व्यापारियों को आपदा राहत राशि देने की मांग की और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को अलग अलग ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से करीब 200 परिवारों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, इसलिए ज्ञापन देकर क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। वहीं विगत महीने आई भीषण आपदा से खटीमा क्षेत्र में हुए भारी नुकसान को लेकर शासन प्रशासन द्वारा बांटी गई राहत राशि का स्वागत भी नेताओं ने किया है। वैसे जो हमारे क्षेत्र में रोडें आपदा से जो रोडें क्षतिग्रस्त हुई है, जहाँ से हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है, वहाँ के ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर हम तहसील प्रशासन को सूचना दे रहे हैं रोडों के बारे में। और दूसरा, जो लोग हेतु राशि से वंचित रहे हैं, जो पात्र परिवार जो काफी समय से चेकों और उसके लिए बात रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उनके लिए भी हमने आज तहसील के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से एक सूचना दी है कि जो पात्र रह गए हैं उनको भी अयोग्य राशि मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में लगे झटके से उभरने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा 1 सितंबर से राष्ट्रीय व्यापी सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू करेगी। पार्टी ने इस अभियान के तहत 10 करोड़ नए सदस्य को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक में सदस्यता अभियान का ताना बाना बुना गया। महासचिव विनोद तावड़े को अभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। सदस्यता अभियान का पहला चरण 1 से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण अक्टूबर में शुरू होगा। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। देखिए, भाजपा एक जीवंत, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी पार्टी जिस प्रकार से हमारी भाजपा के साथ में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर लगातार सदस्य हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उसी संदर्भ में हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक श्री विनोद तावड़े जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सदस्यों को जोड़ने का कार्य जो है प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे जो राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान भाजपा का है, वो 1 सितंबर से 25 सितंबर तक हम लोग प्रथम चरण में इसको शुरू करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश
थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व के आदेश पर निकाय चुनाव कराने हेतु क्या प्लान पेश किया, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने अवगत कराया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। दरअसल पूर्व में कोर्ट ने यह बताते हुए कहा कि अब तक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा और निकाय चुनाव कब तक संपन्न होंगे, अब सरकार 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव कराने को तैयार है। कोर्ट का एक्शन, 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इस बात की घोषणा की गई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट का एक्शन। हाईकोर्ट का नया एक्शन, 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जाएगी। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद में विपक्षी पार्टियां से भी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख देशव्यापी ईडी घेराव करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ हमारी ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी हमारी ही संपत्तियों को खरीदेगा और ये अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे ही बैंक लोन दे रहे हैं, हमारी ही संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। देखिए, अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ही। पौड़ी जनपद के रिख निखाल ब्लॉक के कोटा गांव में 6 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना दिया। बच्चा अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर अपनी नानी के घर आया था। सोमवार शाम को बच्चे को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले गया। घटना के बाद से परिजनों में मातम छा गया। खौफ ज्यादा लोग घुटे रखा समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामीण ने बच्चों की तलाश में जंगल और पूरा इलाका रात में छानबीन की। तब जाकर गांव के कुछ आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में बच्चे का शव बरामद किया गया। देखिए, मेरी विधानसभा कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगी हुई और 3 तरफ वन आच्छादित है और मैं समझता हूं कि जो घटना कल हुई है कोटा गांव में, जो ये छोटे से बच्चे को मां के सामने कमरे से बाघ खींच के ले गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पहाड़ के लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं सारी जनता आक्रोशित है और मैंने अभी वाइल्ड लाइफ चीफ से कहा है कि इसे तुरंत इसके मारने का आदेश किया जाए, वहाँ पिंजड़े लगाए जाएं और भविष्य में कोई घटना न हो जाए। अगर भविष्य में फिर पुनरावृत्ति होगी तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत भयंकर। घटनाएं तो आए दिन होती रहेंगी। अब आज तक तो हुई नहीं, लेकिन आए दिन होती रहेंगी। ये की चीज नहीं, ये तो नरभक्षी है, ये जानवर है, लेकिन अब मानव रूपी जानवर भी गढ़वाल में बसने लग गए हैं। ये हमारे शासन और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्ट बात है कि कल जो हमारी बहू गई थी, अपने मायके गई थी रक्षाबंधन के लिए और रक्षाबंधन का त्योहार उन्होंने मनाया था, लेकिन शाम को जब बच्चे आंगन में खेल रहे थे, यानी कि घूम रहे थे ऐसे ही, तो बाघ आया और उनके बीच से बच्चे को उठा के ले गया। तो इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं सभी अपने प्रवासी बंधु को ये बोल रहा हूँ कि वे 5 बीघा जमीन रखना ना जाओ,
और करोड़ों जमीन छोड़ की। दून नगर निगम के कर अनुभव ने 1937 से लेकर 2004 तक की कर निर्धारण सूचियों और डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। इससे फायदे ये होगा कि आवेदकों को दाखिल खारिज के पुराने रिकॉर्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक क्लिक पर ही उनको विवरण मिल जाएगा। वहीं नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि लोग नगर निगम में दाखिल खारिज से जुड़े रिकॉर्ड पाने के लिए आते हैं। अब तक कर अनुभव में आवेदन के पुराने रजिस्टर खंगाल का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन हाउस टैक्स धारकों की सुविधाओं के लिए अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। आवेदकों को अब कर अधीक्षक और टैक्स इंस्पेक्टर की मदद से समय विवरण मिल सकेगा। देखिए, पूर्व में जो नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी कर विभाग के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, और जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए जो हमारा कर निर्धारण सूचियां हैं जो कि हमारे पास 1937 से लेके और अब तक की संरक्षित हैं, तो इसी क्रम में हमने इन्हीं कर निर्धारण सूचियों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। और नगर निगम के स्तर से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया गया है जिसमें जो भी इसमें मैटर कंटेंट हमारा डिजिटलाइज हुआ है उसको इजीली जो है हम लोग देख सकते हैं। और विगत 15 अगस्त को इस चीज़ का हमने शुरुआत नगर निगम ने की थी। तो इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास खंड सियालदे में GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। वहीं नेत्र चिकित्सकों ने नेत्र की जांच आधुनिक जापानी मशीनों द्वारा की, जिसमें आंखों की नजर की जांच, पर्दे की जांच और मोतियाबिंद के साथ काला मोतियाबिंद की जांच की गई और निःशुल्क उपचार और दवाइयां प्रदान की गई। साथ ही बचाव के उपाय बताए गए। शिविर में गीता नेत्र चिकित्सालय चोखिटिया की टीम मौजूद रही। शिविर में 92 ग्रामीणों ने नेत्र शिविर का लाभ लिया। जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई उनका ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। वहीं GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सनवाल ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा आर्थिक
रूप से गरीब परिवारों को निःशुल्क जांचें और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं और जल्द ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। आज हमारी संस्था GR चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट द्वारा यहाँ शारदा में एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। तो हमारे शिविर में जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास पर्दे की जांच की मशीन, आँख के पर्दे की जांच, ग्लूकोमा टेस्टिंग की मशीन और सारी आधुनिक जापानी मशीनें उपलब्ध हैं, जिनकी जांच यहाँ से काशीपुर हल्द्वानी जाने पर लोगों को 2000-3000 की आनी पड़ती है। वो सारी जांचें हम यहाँ पर निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हमारे द्वारा काशीपुर में कराए जा रहे हैं। ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे शिविर लगाया गया, कैंप लगाया गया और यहाँ पर सभी मशीनें उपलब्ध हैं और बाहर से जो टीम आई है वो भी काफ़ी अनुभवी हैं और इससे पूरे क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिला है। हम भी बाहर बहुत दूर से आए हैं, हमें भी काफ़ी लाभ मिला है। क्या नाम लेते हैं, चश्मे भी बंद हैं और आंखों की पूरी जांच हो रही है और पूरे क्षेत्रवासी को इससे बहुत लाभ हो रहा है। हम क्या नाम धन्यवाद देते हैं इनका, ये चैरिटेबल हेल्थ टेस्ट वालों का। जसपुर के किलकारी अस्पताल द्वारा एक गर्भवती महिला की जान जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बीते रोज 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान उसके परिजनों ने किलकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर के मुताबिक महिला की हालत अच्छी ना बताकर गर्भपात करने की सलाह दी गई, जिस पर परिजन राजी हो गए, लेकिन उसके बाद अस्पताल द्वारा ही महिला की हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने को कहा गया। लेकिन जब एम्बुलेंस चालक महिला को दूसरे अस्पताल लेकर आया तो उसके बाद एम्बुलेंस छोड़कर भाग गया। वहीं अस्पताल में आने के बाद जब वहां मौजूद डॉक्टर ने महिला को चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने किलकारी अस्पताल पर महिला को गलत इंजेक्शन देने और भ्रम में रखकर महिला की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और पुलिस से अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट, परिवार वालों के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसको ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी। शायद किसी कारणवश वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, तो उसको आगे इलाज के लिए अस्पताल में लेके गए थे, जिसके दौरान परिवार वालों का कहना यह है कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हमारे पास तो लगभग 3 बजे के टाइम आए, हमने उसको चेक किया पूरा अच्छे से, उसका BP वगैरह कुछ नहीं था, BP नहीं था, पल्स नहीं थी और पुतली भी उसकी फैली हुई थी। पुतली फैली हुई का मतलब है मृत्यु हुए लगभग आधे घंटे से पहले, आधे घंटे से ज़्यादा ही। हमने 3 बजे हमारे पास आई, 3:10 से हमने परिवार वालों को हॉस्पिटल हो रही थी, सफाई कराने गई थी, अच्छी खासी गई थी, ठीक था। 1-1.5 घंटे के बाद देखा है ही तो देख रही है। हम जब तक पानी मुनी किया, बाथरूम को भी गई, सब बात ठीक थी, बस इंजेक्शन लगाया है उन्होंने, फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आई, ना हमें किसी को अंदर लिया। हम मालूम कर रहे हैं तो हाँ ठीक है बस ऐसे कह रही थी। तो आपको 12:30 बजे सरकारी हॉस्पिटल में जी हम उन पर कैसे पहुँचना चाह रहे हैं। इन्होंने चीज कर दिया, फिर आवाज़ नहीं निकली, इसकी बिल्कुल अब हम मालूम कर रहे हैं तो बता रहे मैंने अंदर जान दिया, ठीक है दिया जब हम वो जहाँ था खाने के लिए दिखाया था। मैं जसपुर से दूसरी बार मेरी वाइफ जो है ना प्रेगनेंट थी, उसे हम दिखाने के लिए किलकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर ले जाने के बाद 10-11 बजे तक लेके गए, फिर 12 बजे तक घर वाले हमारे ठीक। ले जाने के बाद फिर उसे अंदर लेके गए, ट्रीटमेंट में ऐसा दिया है इंजेक्शन वगैरह। उसमें जो है हमारी वाइफ को जो है झटका लेगी, तो उसमें कुछ बचा नहीं है, फिर वो एम्बुलेंस
मुनिकीरेती में ई रिक्शा और ऑटो की नो एंट्री पर बीते रोज संचालक क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषिकेश में से मुनिकीरेती तक परिवहन विभाग का पुतला लेकर जुलूस निकाला। प्रशासन पर रूट निर्धारण में मनमानी का आरोप लगाते हुए आक्रोशित वाहन मालिक और चालकों ने नारेबाजी भी की। योग नगरी ई रिक्शा एवं ई ऑटो एसोसिएशन ने बैनर तले मालिक और चालक चंद्रभागा में एकत्र हुए और प्रशासन द्वारा मुनिकीरेती में उनके वाहनों को कोला सगेट जाने से रोकने पर गुस्सा जाहिर किया और विरोध करते हुए चंद्रभागा पुल से लेकर जुलूस निकालते हुए वह शिवानंद गेट तक पहुंचे। चंद्रभागा पुल से लेकर जुलूस निकालते हुए वह शिवनंदन गेट तक पहुंचे। हल्द्वानी गोरा पड़ाव के पास हरिपुर पुनानंद गांव से लोग पिछले 18 दिनों से NHAI के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2012 में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण शुरू हो रहा था, तब उन्हें बताया गया था कि हरिपुर पुनानंद गांव के सामने ROB यानी ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन उनकी लेथ 2020 में रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि 2024 में जब ROB बनाया जा रहा था तो उसकी लेंथ 800 मीटर तक पहुंच गई है। लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं और हल्की सी बरसात से पूरे इलाके में घरों में और फसलों में पानी भर जाता है। लिहाजा ग्रामीण पिछले 18 दिनों से व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। यही कहना है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए ही कह सकते हैं, दबाव की राजनीति हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उससे ज्यादा आम जनता कुछ नहीं कर सकती। हम तो एकदम आम जनता है। हम ये चाहते हैं कि ये जो सड़क है 100 मीटर कम से कम नीचे हो जाए और जिससे हमारी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये सब नीचे होगा तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमारी जो कॉलोनियों में पानी भरता है वो सब ठीक होगा। एक तरह से रास्ता बिल्कुल बंद है, पानी सब कॉलोनियों में भर रहा है। ये कम से कम 100-200 फीट ऊपर आ गई हैं सड़कें और शहर का पानी सब यहाँ को बहते जा रहा है। अधिकारी लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं, अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग या किसी नेता के कहने पर अगर ये नहीं बैठते हैं तो शाम को काम करने रात में चोरी करके सारा भर देते हैं, तो कौन देखेगा रात में? अगर उन दिनों हमने देख लिया होता तो ये नहीं होता। उस टाइम पे क्यों नहीं आवाज उठाई? उस समय हमको आइडिया नहीं था कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम आज यहाँ पर 18 दिन हमें हो चुके हैं। हम हरिपुर पुरानंद वासी सभी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर NHAI ने ऐसी स्थिति बना दी है जो पूर्व में यहाँ पर 2012 में गजट निकला था और 2013 में ये आपत्ति वो सब निस्तारण हो गए। ये जब 3D हुआ तो उस समय यहाँ के जो जिम्मेदार परियोजना अधिकारी थे ये NHAI के और इनकी जो कार्यदायी संस्था थी सद्भावना, तो उस समय ये अधिकारीगण और इंजीनियरगण यहाँ पर आए थे मौके में। मैं खुद किसान हूँ, मेरी खुद की जमीन गई है। हम 3 परिवार की यहाँ पर करीब 35-36 बीघा जमीन गई है। हम रोड के लिए बैठे हैं, पानी की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रोड इतनी ऊंची कर दी कि सारा पानी कॉलोनियों में घुस रहा है और बच्चे स्कूल जाने में कोई गिर रहा, कोई वापिस आ जा रहा है। हमारी यही मांग है कि ये रोड निजी हो जाए और ये रोड का पानी सब नालों में चला जाए, इसको सही कर दिया जाए बस। जब आपकी बात कमिश्नर साहब से हो गई, माननीय अजय भट्ट जी से हो गई, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा, हम उठने वाले ही नहीं हैं। अजय भट्ट जी से भी हो गई, जो भी विधायक जी भी आए, कमिश्नर साहब भी आए, मतलब सुनाई कर रहे, वो कर कोई कुछ नहीं रहा है। अब हम 18 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, हमें घर से आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर आदमी गिर जा रहे, हम क्या करें? और न पानी से भर जा रहा है, न बच्चे स्कूल जा पा रहे, न गाड़ी चल रही है और इधर जाने का रास्ता चाहिए हमें। पानी पहले 2 गूल थे, इसमें गूल बंद कराए गए, इसमें इतना बड़े पाइप डाल दिए, उसमें गाड़ी भी नहीं चल रही, ऊपर से मिट्टी भर दी, फिर सीमेंट डाल दिया। हम जाएंगे कैसे? ये जनता के लिए तो रोड बन रही,
जनता को डुबा देते हैं तो ये रोड से क्या करेंगे। नैनीताल से इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। 25 अक्टूबर से पहले होंगे निकाय चुनाव। नैनीताल से इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। 25 अक्टूबर से पहले होंगे निकाय चुनाव। नितिन सिंह भदौरिया ने एससी में दी जानकारी। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। एससी से संबंधित याचिकाओं पर हुई सुनवाई। 25 अक्टूबर से पहले होंगे निकाय चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नितिन सिंह भदौरिया ने एससी में दी जानकारी। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी। एससी में संबंधित याचिका पर हुई सुनवाई। सीधे चलेंगे गैरसैंण, जहां पर विधानसभा मॉनसून सत्र का पहला दिन है। शैला दीदी एक महिला शक्ति में एक निर्भीक शक्ति भी थी। अपनी बात को बड़ी निर्भीकता से रखना, अपनी बात पर अडिग होना। कई बार विधान दल की बैठक में दीदी कई विषयों पे माननीय मंत्री जी के सामने में अपनी बात खुलकर रखती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।